तो राइट टू रिकॉल, इसको लेकर आईएएस की परीक्षा में इस साल प्रीलिम्स और मेंस का सवाल उठ सकता है। टॉपिक बहुत चर्चा में है और यह सवाल आपको आना ही चाहिए। तो अभी राघव चड्ढा जी ने, जो कि आदरणीय राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने बोला इंडिया में समय आ गया है कि राइट टू रिकॉल हमको लाना चाहिए। तो आज हम प्रीलिम्स और मेंस का एक क्वेश्चन राइट टू रिकॉल के ऊपर क्विकली देखने की कोशिश करेंगे और इसके जितने भी नोट्स हैं वो यूट्यूब के नीचे आपको मिल जाएंगे। इसके लिंक में आप देखिएगा, प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। साथ ही में रजनीश आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल और ऐप, जहां पर ये पूरा का पूरा जीएस फाउंडेशन पीटी का मेंस का कोर्स मात्र 15,000 रुपए में आपके लिए ऑफर किया जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और मेरी पॉलिटी जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 पर बहुत तकड़ा ऐसे मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं राइट टू रिकॉल के ऊपर। द राइट टू रिकॉल इज अ डबल एज sword that promise accountability but threatens the political stability. Critically evaluate the feasibility of introducing the mechanism of at the national level in India. ये मेंस का सवाल है। प्रीलिम्स का सवाल आप देख सकते हैं, पढ़िएगा खुद से। राइट टू रिकॉल पर ये स्टेटमेंट कंसीडर करनी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म टू रिकॉल फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसकंडक्ट। पहली स्टेटमेंट। दूसरी, इन इंडिया द राइट टू रिकॉल हैज बीन इंप्लीमेंटेड एट द लोकल लेवल इन सर्टेन केसेस लाइक मध्य प्रदेश एंड हरियाणा। द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू रिकॉल वाज हिस्टोरिकली एडवोकेटेड बाय एमएन रॉय इन हिज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1944. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 was amended in 2017 to include the right to recall फॉर स्टेट असेंबली। तो बड़ा ही टिपिकल सवाल है, एक बार आप इसको देख लीजिए और इसके आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें ए आंसर भी है 1 और 2, वो हिंदी वाले में दिख नहीं रहा, नीचे हिंदी में भी है, उसको भी आप पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो राइट टू रिकॉल का ये सवाल आप देख लीजिए। अब जरा मैं आपको राइट टू रिकॉल समझाता हूं, प्रीलिम्स और मेंस के सवाल बनाता हूं। सो भाई, क्या हो कि एक चुना हुआ एमपी और एमएलए जो हमने 5 साल के लिए चुन लिया, उसको हम वापस बुला सकें अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो आपको जैसा पता होगा कि इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। इन इंडिया वी आर हैविंग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। पर यहां तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाने की बात चल रही है। जो ये राइट टू रिकॉल कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का है। तो इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहां पर 5 ईयर के लिए हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उसके थ्रू ही हमारे यहां चीजें चलती हैं। तो इंडिया में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इसकी मीनिंग क्या है, यही आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है। द राइट टू रिकॉल अलाउ इलेक्टोरेट टू इलेक्ट ऑफिशियल टर्म्स। तो उनके समय पूरे होने से पहले किसी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को हटाया जा सके, इसी को राइट टू रिकॉल कहते हैं। और ये बहुत जरूरी है पॉपुलर सॉवरेनिटी के लिए। पॉपुलर सॉवरेनिटी मतलब हम लोग, हमारे हाथ में पूरी सत्ता है, जिस तरह से हम लोगों को चुन सकते हैं, राइट टू इलेक्ट, इसीलिए इसके हमको यह भी ताकत होनी चाहिए कि राइट टू हम डी इलेक्ट कर सके। तो चुनने की आजादी है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, तो हमें हटाने की भी आजादी होनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलर सोवरेनिटी हमारे हाथ में। सबसे पहले एमएन रॉय ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट, रेडिकल ह्यूमनिज्म के वो मसीहा थे। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, वो भी ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेशन हो जनता का, क्योंकि वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की कमियां इंग्लैंड में और ब्रिटेन में और अमेरिका में देख चुके थे। बी आर अम्बेडकर, जब कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट हुई तो उन्होंने मना किया। जयप्रकाश नारायण ने कहा हां, और रिसेंटली ये प्रपोजल वरुण गांधी ने भी उठाया था। तो देखते हैं करंट स्टेटस क्या है, क्या भारत में कहीं पर ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल, जो कि स्विट्जरलैंड में है, अमेरिका में है,
इंडिया में भी है क्या? नहीं, ना एमपी में है, ना एमएलए में है, नेशनल और स्टेट लेवल पर नहीं है। बट ये प्रीलिम्स का सवाल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में म्युनिसिपल काउंसिल्स के अंदर, बिहार और हरियाणा में सरपंच और लोकल लेवल पर ये प्रोविजन किए गए हैं कि हटाया जा सकता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में सिस्टम है, प्रोविजन किया गया है। प्रोसेस क्या है? अगर 50% वोटर क्या कर देंगे, हटाने के लिए आवेदन दे देंगे, या 2/3, और फिर सीक्रेट बैलेट से और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। तो हम, जनता हटा सकती है बीच समय में। जनता ताकतवर हो गई अभी तो। ये हमको मूर्ख समझते हैं लोगों को कि एक बार हम 5 साल के लिए चुन के आ गए तो अब हम चाहे उल्टा करें, सीधा करें, अपराध करें, जनता के पास जाएं, उनके को लाभ दे या ना दे, वी आर गिविंग प्रॉफिट और नॉट, वी आर गोइंग सर्विंग टू देम और नॉट, वी कैन नॉट बी रिमूव। ग्लोबल एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड, यूएस, यूके। तो फायदा क्या होगा? भारत में भी ये ले आए, परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाएगा एमपी और एमएलए पर। उसको फिर पीपल के लिए, ट्रूली वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा। उसको करप्शन नहीं कर पाएगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज में भाग नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर एथिकल रहेगा, मिसकंडक्ट नहीं करेगा, करप्शन नहीं करेगा। जो ये बाहुबली है ये भी डराएंगे नहीं जनता को। तो इट विल इंश्योर द एथिकल कंडक्ट, परफॉर्मेंस विल बी देयर, वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी पीपल के थ्रू डायरेक्ट रहेगी। तो ये फायदे हैं जी। 5 ईयर में वो भूल जाता है, वो भूलेगा नहीं, उसको पता है कभी भी हटाया जा सकता है। और जनता जुड़ेगी, जनता के पास वो जाएगा, जनता भी देखेगी उसकी परफॉर्मेंस को। 5 साल में एक बार नहीं, हर रोज स्ट्रेंथन कर सकती है। तो अभी जो 5 साल के अंदर एक बार चुनकर म्यूट स्पेक्टेटर बने रहती हैं पीपल, वो जुड़ेंगे और इंक्लूसिव गवर्नेंस आएगा। क्योंकि अब जो ये SC ST या फिर माइनॉरिटी है, ये भी इनिशिएट कर सकती है प्रोसेस को, अगर इनके यहां पर ठीक काम नहीं कर रहा तो ये 50% ले आए, लोगों को मोबिलाइज करें और इकट्ठा कर सकें। तो ये फायदे हैं। लेकिन फायदे तो नजर आ रहे हैं कि नेता सुधर जाएंगे, लेकिन इसकी प्रॉब्लम भी है कि भाई बार बार लोग प्रपोजल ही लाते रहेंगे हटाने का। अपोजिशन पार्टी झूठे आरोप लगाती रहेगी, कांस्टेंट कंपेनिंग करती रहेगी। कोई नेता, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या नेता कोई अवैध जो लैंड ग्रैबिंग हो चुकी है या कुछ टफ निर्णय लेगा जो कि वेलफेयर, अगर पैसा दिए जा रहा है डोल्स के माध्यम से तो ठीक, लेकिन अगर मान लो वो टैक्स बढ़ा देता है तो अच्छे निर्णय को क्रिटिसाइज किया जा सकता है और उसके लिए भी उसके खिलाफ हो सकता है। डेमोक्रेसी में ये होता है कि निर्णय नहीं ले पाती कोई गवर्नमेंट, तो कांस्टेंट कैंपेनिंग चलेगी, वेस्टेड इंटरेस्ट से लोग काम करेंगे, अपोजिशन पार्टीज पिटीशन लाएंगी, और जो 5 साल उनको काम करने का मौका था वो मिलेगा नहीं। हर रोज उनको हटाने की बात लगी। हटाया गया तो फिर क्या होगा? इलेक्शन, जो कि पहले ही करोड़ों 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 रुपए में होते हैं, द कॉस्ट ऑफ बाय इलेक्शन विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। और आप ये कैसे तय कर, इलेक्शन कमीशन वैसे ही बहुत बिजी रहता है, इतने इलेक्शन होते हैं इंडिया में। अब अगर 50% वोटर अगर यस कहते हैं, पिटीशन डालते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये 50% लोगों ने यस कहा है? उसके लिए कैसे करेंगे? हटाने की प्रोसेस से पहले जो प्रपोजल लाने की प्रोसेस है, पिटीशन लाने की प्रोसेस है, ये कैसे होगी ये किसी को मालूम नहीं। अब देखिए, सिग्नेचर करने पड़ते हैं, तो 25% सिग्नेचर या 50% सिग्नेचर, तो कैसे होगा? भारत में क्या इतने मैकेनिज्म है कि क्विकली लोग हर्ड हो सके, हर्डल बना सके और पिटीशन को ला सके? उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं हो जाएगी? जो और जो रूरल एरिया में रहते हैं उनको तो कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं, तो अगर ये पिटीशन कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है, इफ इट इज
थ्रू डिजिटलाइजेशन वो नहीं कर सकते। तो फायदा भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल एजेड सॉर्ड। ये हटाओगे मिसकंडक्ट नहीं करेगा, करप्शन नहीं करेगा, एथिकल रहेगा, मसल पावर नहीं दिखाएगा, वेलफेयर जनता का करेगा, पार्टिसिपेशन लोगों का आगे बढ़ता रहेगा और इंक्लूसिव गवर्नेंस का एक टूल है। लेकिन शॉर्ट टर्म टर्मिनिज्म, जो पॉपुलिस्ट, उसको डिसीजन लेने पड़ेंगे, टफ डिसीजन नहीं ले सकती कोई गवर्नमेंट या उसके लोग। फिर मिसयूज किया जा सकता है लोगों के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, कांस्टेंट कैंपेनिंग ही चलती रहेगी, पैरालाइज हो जाएगा मैंडेट और बाय इलेक्शन। और क्या प्रोसेस कैसे चलेगी इंडिया जैसे देश में जहां लोग अभी भी रूरल एरियाज में रहते हैं और डिजिटल डिवाइड बहुत है, तो क्या किया जाए? आपका आंसर क्या होना चाहिए एज अ आईएएस एस्पिरेंट और इंटरव्यू के लिए? तो आप क्या कहेंगे कि भाई पहले जहां पंचायतों में, लोकल बॉडीज में किया है उसको देख लो, आप वहां कैसा चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट वहां पर चला लो। हमको यह तय करना है कि गवर्नमेंट या कोई एमपी एमएलए अगर अच्छे निर्णय ले रहा है तो उसको हटाया ना जाए। तो वी नीड अ रोबस्ट लीगल सेफगार्ड, अ फिल्टर मैकेनिज्म। शुरुआत के 18 to 24 months उसको काम करने दिया जाए, आखिरी का 1 साल बचा हो तो उसको हटाया ना जाए, क्योंकि बाय इलेक्शन, जो बीच में इलेक्शन होते हैं, उसका कॉस्ट बहुत पड़ता है। क्या हटाने के लिए कम से कम, ऊपर आपने 25% देखा था, 25%, यहां पर 35 to 40% पिटीशन के लिए वेरीफाइंग सिग्नेचर होने चाहिए, जिससे पहले कि राइट टू रिकॉल यानी फिर प्रॉपर वोटिंग हो, किसको हटाया जाना चाहिए या नहीं, तो टफ किया जाए। अब लोग, जनता आम रूप से डिससेटिस्फाइड है उससे, ये नहीं होना चाहिए। कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए कि करप्शन उसने किया है, क्रिमिनल कन्विक्शन उसने किया है, या वो एरिया में आ ही नहीं रहा है, कोई काम कर ही नहीं रहा है, क्रॉनिकल एब्सेंटेलिज्म। तो हमको क्या करना है? कुछ स्पेसिफिक सेफगार्ड के साथ इसको लागू करना चाहिए। क्या 18 months और 18 to 24 months काम करने दो, फाइनल ईयर में मत हटाओ। इलेक्ट्रोल जो सिग्नेचर लेकर आएंगे इनिशिएट करने के लिए, उसकी परसेंटेज हाई करो। स्पेसिफिक केस बनाओ, करप्शन, क्रिमिनल कन्विक्शन, क्रॉनिकल एब्सेंटिज्म। और अकाउंटेबिलिटी के लिए, जैसा ये साहब कह रहे हैं, राजीव चट्टा साहब, यही मैकेनिज्म नहीं है? सबसे पहले क्या है, वो जो 5 साल काम करते हैं उसको देखो कि वो कैसा कर रहे हैं। हर एक एमपी अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में रिपोर्ट कार्ड दे, एमपी लेड फंड का वो क्या कर रहा है उसमें देखे। नोटा को आपको लगता है कोई नेता ठीक नहीं है, सभी करप्टेड हैं, तो नोटा दबाइए। नोटा दबाएंगे तो अच्छे कैंडिडेट, नए कैंडिडेट आपके लिए लेकर आएंगे। कैसे नेता चुने जा रहे हैं, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर बनाया जाए कि वो 10th शेड्यूल को लागू करें, मैनिफेस्टो को अच्छे से लागू करें। तो राइट टू रिकॉल अच्छा है, लेकिन डिस्ट्रप्शन लाता है। इसीलिए हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी जो संवैधानिक आदर्श है उनको मानना चाहिए, राय चाहिए, ना कि टूल ही एकमात्र सूत्र है, एक फाइनल एजेंडा है। तो राइट टू रिकॉल इज अ डबल, अब एंड कैसे करेंगे आप, इज अ डबल एज सोर्ड। वाइल इट डीपन डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेट बढ़ाता है, सब कुछ करता है, बट इट रिक्वायर्ड हाईली मैच्योर एंड लिटरेट इलेक्टोरेट, जो कि इंडिया में नहीं है। इसीलिए एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इसको स्लो स्टडी स्टार्ट करना चाहिए। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन अब आप कर पाएंगे, मीन्स का ये वाला क्वेश्चन। और ये प्रीलिम्स का सवाल एक बार और देख लेते हैं, आप इसका आंसर टाइप करके दीजिए क्वेश्चन नंबर का, कहां, यूट्यूब में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म फॉर राइट टू रिकॉल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट। देता है या नहीं, देखिए। इन इंडिया राइट टू रिकॉल हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन लोकल लेवल इन सर्टन लाइक स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, इन हरियाणा। सही है या नहीं? The concept of right to recall was historically advocated by M.N. Roy in his draft constitution 1941। जो पहला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, इसलिए फर्स्ट
हमेशा याद रखिए। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1970 टू इंक्लूड राइट टू रिकॉल इन फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। कौन सी स्टेटमेंट डाली गई है, कौन सी क्रिएट की गई है, आजकल इसी तरह के सवाल आ रहे हैं। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, इसको वीडियो देखकर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और आंसर लिखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए, जो भी जीएस फाउंडेशन में जीएस पेपर 2 देख रहे हैं, जीएस पेपर 4 देख रहे हैं, पॉलिटी का ये कोर्स मात्र 1500 में अभी अवेलेबल है। 3000 का कोर्स है, आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। आप सेल्फ पेस पे कोर्स कर सकते हैं, जहां बहुत सारे मॉडल आंसर, बहुत सारे टेस्ट पेपर डिस्कशन आपको फाउंडेशन के कोर्स में मिलेगा। एडवांस की करंट अफेयर क्लासेस भी आपको और पर्सनल गाइडेंस मेरे से मिलेगी। तो पढ़ते रहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एंजॉय कीजिए एंड गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू। थैंक यू, बाय।